संजना, लॉ ऑफ मोशन कहाँ 50 कहाँ से दिए थे? 55 से थे ना? कहाँ से कहाँ तक थे क्वेश्चन? होमवर्क कहाँ से कहाँ तक दिया था? फर्स्ट एक्सरसाइज में कहाँ से कहाँ तक? कुछ 55 से दिया था क्या? कुछ 55 लॉ ऑफ मोशन असाइनमेंट बेटा, लॉ ऑफ मोशन की असाइनमेंट थी वही। होमवर्क दिया था ना क्वेश्चन नंबर 50। होमवर्क कहां से कहां तक दिया था भाई, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 55 से शायद दिया था मैंने। 56 56 हो गया। 57 58 57 से था क्या? 58 लगाना। 57 से होमवर्क लास्ट क्लास में मैंने दिया था आपको। 57 से 118 तक, ठीक है। होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। तो बताइए कौन से में किस में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 58। आज नहीं है, संडे को है। आज की क्लास संडे को शिफ्ट हुई है। आज की क्लास मैथ्स की संडे को शिफ्ट हुई है एंड कल आपकी मैथ्स है, ठीक है। 58। ओके, एक गार्डनर है और उसके हाथ में एक पाइप है, ठीक है, वाटर पाइप है ये। दिस द वाटर पाइप, ओके। दिस द वाटर पाइप और वहां से वो पानी निकल रहा है। A gardener waters the plant by pipe of diameter 1 मिलीमीटर। तो उस पाइप का जो डायमीटर है, दैट इज 1 mm। 1 mm का मतलब क्या हो गया? 1 इंटू 10⁻³ मीटर। वहां से पानी निकल रहा है। पानी किस स्पीड से निकल रहा है? 10 सेंटीमीटर। द वाटर कम्स आउट ऑफ द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब 10 cm क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। The reaction force exerted on the hand of the gardener, okay। ओके, आपको यहाँ डेंसिटी ऑफ द वाटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन में दे नहीं रखा, जरा डेंसिटी ऑफ द वाटर मुझे बताना कितना है। वॉट एवर, पहले मैं निकाल लेता हूं कि किस स्पीड से निकल रहा है, ठीक है। पानी किस स्पीड से निकल रहा है। तो कितना वॉल्यूम निकल रहा है? वॉल्यूम निकल रहा है आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। मैंने मान लिया था स्पीड ऑफ द वाटर इज V0, ठीक है। तो V0 की स्पीड से यहां निकल रहा है पानी और उसका डायमीटर उसने दे रखा है। तो व्हाट इज द डायमीटर? D इक्वल टू दे रखा है उसने 10⁻³ mm
mm 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, बाई 2 कर दिया, बाई 2 कर दिया, दिस इज द रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल लेंथ निकल गया, मान लीजिए एल लेंथ निकल गया, तो वो कितना आ रहा है आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे आ गया पाई आर, व्हाट इज द आर, आर इज दिस, ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10⁻⁻1/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 10⁻⁻1/2 इंटू एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से एल आ गया, एल आ गया। इतनी लेंथ ऑफ द वाटर 1 सेकेंड में बाहर आ जाती है, तो कितना आ रहा है ये बताइए जरा। ये आ रहा है आपका एल इक्वल टू आ रहा है 2 इंटू 10 बाई पाई इंटू 10⁻⁻1। ओके, तो एल कितना आया यहां से, एल आया आपका 2 बाई पाई इंटू 200, ठीक है। तो अभी इसे आप और सिंप्लीफाई कर दो तो 700/11 लेंथ, इतना आ रहा है पानी, इतना सेंटीमीटर वाटर पर सेकेंड बाहर आ जा रहा है। तो ये स्पीड ऑफ द वाटर भी आ गया ना, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना निकल रहा है बेटा, इतना वॉल्यूम निकल रहा है, तो मास कितना हो जाएगा, कितना मास निकल रहा है, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी होती है जरा बताओ मेरे को, याद नहीं आ रहा मुझे। डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना होता है, वॉट एवर 97 kg पर मीटर क्यूब, 97 kg पर मीटर क्यूब। तो यानी मीटर को 997 kg पर मीटर क्यूब, तो यानी kg पर मीटर क्यूब का मतलब कितना हो गया 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब में आपका इतना केजी ऑफ वाटर रहता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा 997 इंटू 10⁻6 केजी, ठीक है। तो इतने के लिए कितना मास निकल रहा होगा, मास m इक्वल टू हो जाएगा आपका 997 इंटू 10⁻6। इतना मास ऑफ वाटर आपका यहां से निकल रहा होगा, ओके। अब आप क्या करोगे, देख लोगे कितना वाटर का मोमेंटम कितना निकल रहा है, तो m इंटू वी मोमेंटम निकला ना वाटर का, तो m कितना हो जाएगा, m आ गया आपका 997 इंटू 10⁻6 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये मास हो गया। स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई 700/11 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यानी 7/11 मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम निकला ना 1 सेकेंड में, तो जितना मोमेंटम वाटर इस साइड होगा उतना ही मोमेंटम पाइप पे भी इस साइड लगेगा फ्रॉम द एक्शन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। अब उसको आप 1 सेकेंड से डिवाइड कर दोगे, दैट इज द फोर्स एग्जीक्यूटेड बाय द वाटर ऑन द पाइप, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज द फोर्स एग्जीक्यूटेड बाय द वाटर ऑन द पाइप, एक्शन रिएक्शन। सॉल्व कर लीजिए, इसको आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 58। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है बेटा, उसके बाद पूछ रहे हैं 62। संजना ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 62। The force F1, F2, F3 together
कीप ऑन ए बॉडी इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। इफ F1 इक्वल टू 3 न्यूटन अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सेस, F2 इक्वल टू 4 न्यूटन ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सेस। तो भाई तीन फोर्सेस लग रहे हैं, F1 इस साइड लग रहा है, F2 इस साइड लग रहा है। F1 इज द 3 न्यूटन, F2 इज द 4 न्यूटन, ठीक है। थर्ड फोर्स इज, तो भाई थर्ड फोर्स क्या लग रहा होगा, अब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में, तो थर्ड फोर्स ऑफकोर्स ये लग रहा होगा F3। तो F1 फोर्स कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा 3i कैप, F2 कितना हो जाएगा 4j कैप, ठीक है। और F3 कितना हो जाएगा, F3 प्लस F1 प्लस F2, वेक्टर फोर्स हो जाएगा 0 बिकॉज द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द F3, F3 इक्वल टू माइनस ऑफ F1 प्लस F2, दैट इज द माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप। ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा इसका, सुनो, यहां पे माइनस 3i कैप माइनस 3i कैप इस साइड हो गया, माइनस 4j कैप इस साइड हो गया, तो 3 हो गया 4 हो गया, तो ये रिजल्टेंट कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ द 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5। द मैग्नीट्यूड ऑफ F3 फोर्स इज 5। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 10 थीटा। अगर इसको थीटा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 4/3, 4/3, ठीक है। या फिर tan थीटा इक्वल टू, अगर इधर से थीटा लिया तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 कब होता है, tan थीटा इक्वल टू 3/4 कब होगा, when थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, 37 डिग्री। तो क्या हुआ, यहां से अगर 37 बना रहा है तो उधर से कितना बना रहा होगा 53 डिग्री। तो आंसर मैच कर लो, कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 5 न्यूटन मेकिंग एंगल थीटा tan 3/4 विद निगेटिव वाई एक्सेस, निगेटिव वाई एक्सेस से 3/4, तो ये 3/4, तो यही पहला ही ऑप्शन तो सही हो गया ना, फ्रॉम द एक मिनट, हाँ 4/3 है ये, नहीं 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 नहीं, ये 3/4 है, ये 3 है, ये 4 है, 3/4। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 67। सेजल ने पूछा है 67 क्वेश्चन नंबर। क्लियर है संजना, संजना क्लियर है ना, 62 वाला क्लियर था ना, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, the resultant of two forces, one double of the other is in the magnitude is perpendicular to the smaller of the two forces, then the angle between the two forces, एक फोर्स है F और दूसरा फोर्स है ट्वाइस F। कह रहा है कि इनका रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स है, परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, तो यहां पे मैंने ले लिया द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस थीटा, तो थीटा आपसे पूछ रहा है कि वो थीटा कितना होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया एक्स एक्सेस, इसको ले लिया वाई एक्सेस। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी पड़ेगा उस केस में, ओके ओके। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा माइनस π/2, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसका क्या कंपोनेंट हुआ, ये हुआ ट्वाइस F साइन थीटा माइनस π/2, ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा,
ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ट्वाइस एफ कॉस थीटा माइनस पाई बाई टू। इफ द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फोर्स का हॉरिजेंटल फोर्स ये जो होगा वो एफ के इक्वल में होगा, तभी तो उसे कैंसिल आउट करेगा और रिजल्टेंट क्या आएगा, वर्टिकल आएगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स ट्वाइस एफ साइन थीटा माइनस पाई बाई टू इक्वल टू एफ हो गया। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस इक्वल टू माइनस वन बाई टू, नहीं प्लस वन बाई टू, प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ठीक है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब कॉस थीटा माइनस वन बाई टू किधर होगा, तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, माइनस वन बाई टू यहां पे कहीं होगा ना। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। हाँ, तो ये देखिए साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू हो गया, तो साइन माइनस वन बाई टू कब होगा, माइनस पाई बाई सिक्स होगा, माइनस पाई बाई सिक्स। तो पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक है, एन इक्वल टू जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा, एन इक्वल टू जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस पाई बाई सिक्स आएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स आ गया। ठीक है, तो पाई बाई टू माइनस प्लस पाई बाई सिक्स इक्वल टू थीटा, सॉल्यूशन हो गया। कितना आता है ये बताइए, यहां से तीन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे इस साइड। ठीक है, तो फाइव पाई बाई नहीं फोर थ्री आया ना, थ्री प्लस फोर पाई बाई सिक्स, तो थीटा इक्वल टू कितना आया, थीटा इक्वल टू आया फोर पाई बाई सिक्स। ऑफकोर्स ये पाई बाई टू से बड़ा होना चाहिए, तो ऑफकोर्स ये पाई बाई टू से बड़ा है, टू पाई बाई थ्री है ना, पाई बाई टू से बड़ा है वो, तो थीटा इक्वल टू फोर पाई बाई सिक्स। आंसर चेक कीजिए, है क्या आंसर वहां पे, अगर नहीं आ रहा तो यहां पे पाई की वैल्यू रख दीजिए 180, 6 बार 18 30 120, थीटा इक्वल टू 120 आ रहा है क्या 120 आ रहा है। आंसर देखो कौन सा क्वेश्चन था ये, 67, बी इज द ऑप्शन, बी इज द ऑप्शन। क्लियर, क्लियर है सबको, क्लियर है बेटा सबको, ओके। कौन सा 70 बोल रहे हो क्या निशान, 70 नहीं बेटा, इससे पहले एक पूछा है 69। क्वेश्चन नंबर 69, which of the following arrangements in the figure correct, show the vector addition of two forces F1 F2 F3 and vector addition of two forces F1 and F2 to yield the third force F3। okay, पहला में बोल रखा है F1 किधर है, ऊपर है क्या, F1 इज दिस, F2 इज दिस। ठीक है, तो F1 प्लस F2 ये हो जाएगा ना, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स ने किधर दे रखा है, अंदर की तरफ दे रखा है। ठीक है तो पहला वाला तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये अगर F1 हो गया और ये F2 हो गया, तो ऑफकोर्स F1 प्लस F2 ये फोर्स हो जाएगा F3, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा।
ठीक है, उसने लेकिन डायरेक्शन कैसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, तो ऑफकोर्स वो वाला तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड बोल रखा है F1 इज दिस एंड F2 इज दिस, F3 उसने इस तरह से दे रखा है, तो अगेन वो वाला भी नहीं है। F1 इज दिस एंड F2 इज दिस, F1 इज दिस, वो देखो F2 वहां पे ऐसे ड्रॉ किया है, इस साइड में ड्रॉ किया, तो लेकिन मैं पहले शिफ्ट कर सकता हूं ना वेक्टर को, तो ये F2 हो गया, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज द रिजल्टेंट F3, सी इज द राइट ऑप्शन। वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन था ये, सी इज द राइट ऑप्शन। सेजल क्लियर है, संजना क्लियर है, ये क्लियर है? अरे बोला करो बेटा कुछ, आप बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि समझ में आया कि नहीं आया। चैट नहीं, देखो चैट का क्या है कि थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम ऑन करके हाँ ना बोल के अपना खत्म कर दिया करो। ओके क्लियर है संजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 70। A block of mass m is pulled along the horizontal frictionless surface by a rope of the mass m. If a force P is applied at the free end of the rope, the force exerted by the rope on the block will be. तो ये तो बहुत ही सिंपल है यार, इसमें क्या है, ये एक ब्लॉक है, इसका मास कितना दे रखा है ब्लॉक का, कैपिटल एम, और ये रोप है, रोप है, उसका मास दे रखा है स्मॉल एम। यहां पे पी फोर्स लगाया जा रहा है, कह रहा है कि पी फोर्स यहां पे लगाया गया, लेकिन इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये ब्लॉक हो गया, ये रोप हो गया, तो द नेट मास ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, एम सिस्टम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम प्लस स्मॉल एम। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका पी बाई एम प्लस स्मॉल एम। इसमें क्या था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, तो अब ये भी उसी एक्सीलरेशन चल रहा होगा, ये भी उसी एक्सीलरेशन चल रहा होगा, तो इस वाले ब्लॉक को देखोगे तो इसका मास है एम, ठीक है, उसका एक्सीलरेशन है ए, तो ऑफकोर्स इस पे जो फोर्स एफ लग रहा होगा, एफ इक्वल टू कितना लग रहा होगा, मास एम इंटू एक्सीलरेशन ए, एंड दैट इज इक्वल टू पी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। क्या कह रहे हैं, पी कैपिटल एम पी बाई ए, सी तो ऑप्शन है ना यार, सी मैच कर रहे हैं ना यार, क्या कर रहे हो, हाँ तो गलत करोगे तो फिर भुगतोगे फिर, और क्या, -1 मार्क्स मिलेगा क्वेश्चन आते हुए भी। आंखें खुली देख करके पेपर दिया करो सब लोग, टिक करने से पहले भी एक बार, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी आएगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी सिली सिली मिस्टेकों से आप यानी +4 की जगह -1 आपके मार्क्स आएंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 71। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा है, किसने पूछा है ये, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा है विनीत भाई ने। क्वेश्चन नंबर 73 है ही नहीं यार मेरे पास, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 72 73 मिल गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देख के अच्छा लग रहा है उसको। As shown in the figure, the tension in the horizontal is 30 Newton and weight W. The tension in the string OA is what? तो देखो पहले सबसे पहले फिगर बना लो, यहां पर एक दीवार है, ठीक है, और ये यहां से इस तरह से एक फिगर है, और यहां पे W वेट हैंग कर रहा है, W का वेट हैंग कर रहा है, वेट दे रखा है W, ठीक है, कह रहा है कि यहां पे जो फोर्स है वो 30 न्यूटन का है, तो व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, ठीक है, लेट द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T0, उसने एंगल कितना दे रखा है बेटा, यहां से दे रखा है 30, तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है ना, ये तो मूव नहीं कर रहा है कहीं पे, मैं बोल दे रहा हूं पॉइंट 2 इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो क्या करोगे आप यहाँ पे T0, ये 30 दे रखा है, तो T0 cos 30 वर्टिकल हो गया, और T0 sin 30 हॉरिजॉन्टल हो गया,
ये फोर्स रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो टी नॉट कॉस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 1। और टी नॉट साइन 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। यहां से टेंशन टी आ जाएगा, टेंशन टी भी आ जाएगा, वेट डब्ल्यू भी आ जाएगा, दोनों ही आ जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप देख रहे हो, इक्वेशन नंबर 2 को लेके आगे बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, टी नॉट इंटू 1/2, बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। ये 30 न्यूटन दे रखा ना, 30 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो व्हाट इज द टी नॉट, टी नॉट इक्वल टू 60 न्यूटन। तो टी नॉट 60 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू रखोगे आप 60 इंटू कॉस 30 इक्वल टू वेट डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू √3/2। तो ये हो जाएगा 30√3 डब्ल्यू वेट। तो ये वेट आ गया। अगर उसने मास निकालने को कहा होगा तो क्या करोगे, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाता है कि आपका mg एंड दैट इज इक्वल टू 30√3। तो व्हाट इज द मास, मास इक्वल टू 30√3/10, दैट इज द 3√3। यहां से ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, बोलिए, ठीक है। दैट वाज द 73। 73 के बाद 74 पूछ रहा हूं। संजना ने पूछा 80। अच्छा, तुम 74 संजना पहले 74 हम करेंगे, उसके बाद 80 करेंगे। 74, a block of mass is attached to the lower end of a vertical spring. The spring is hang from a ceiling and have a force constant K. The mass is released from rest and the spring initially unstressed. The maximum extension produced in the length of the spring will be okay. ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सब लोग पहले एक बार अटेंड करो। ये अभी यहां पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में कोई भी एक्सपांशन नहीं है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, ठीक है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, ठीक है। तुम्हें बताना है कि स्प्रिंग को जब यहां से इस ब्लॉक मास एम को यहां से रिलीज किया है तो वो उसमें मैक्सिमम एक्सपांशन कितने का आएगा। मैक्सिमम एक्सपांशन कितने का आएगा, दैट इज द एल मैक्स। सेजल विनीत करके बताइए क्वेश्चन। हुआ ये,
सुनो, मैक्सिमम एक्सपांशन आप कहां पे निकालने की कोशिश करो इस क्वेश्चन में? सुनिए बेटा, इसमें मैक्सिमम एक्सपांशन किस पॉइंट पर आएगा? देखिए, आपने इस ब्लॉक को यहां से रिलीज किया, ठीक है, mg डाउनवर्ड लगेगा, स्प्रिंग फोर्स एफ लगना पड़ेगा, एफ लगना चालू हो जाएगा। तो mg डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, और जिस पॉइंट पर mg इक्वल टू, जिस पॉइंट पे, यहां पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे mg इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स kx हो जाएगा, ठीक है, kx हो जाएगा, ठीक है। वो फोर्स होगा जहां पर वो ब्लॉक आते आते वहां पे उस पॉइंट पे जब फोर्स बैलेंस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो ब्लॉक वहां रुक जाएगा। उससे पहले क्या हो रहा है? उससे पहले वो mg kx से ज्यादा था, तो क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा था, तो यहां पर आते आते वो एक वी नॉट वेलोसिटी गेन कर लेगा, ठीक है। अब ब्लॉक इसके नीचे जाएगा, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? kx ज्यादा होने लगेगा और mg कम होने लगेगा, फिर वो जाके यहां पर कहीं पर रुकेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो पॉइंट होगा ब्लॉक के लिए, ये जो पॉइंट होगा वो उसकी मीन पोजीशन होगी, ठीक है। उसके बाद वो नीचे जाके कहीं रुकेगा, तो इस पोजीशन के अबाउट वो एसएचएम करेगा, इस पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा। तो तुम्हें बताना है कि भैया वो यहां से यहां तक अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या था, ठीक है। तो एक बात बहुत क्लियर है कि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां से निकाल सकते हो। इसको मान लो रिफरेंस पॉइंट, इसको आपने मान लिया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट, ये सारी हाइट यहां से, तो ये एल नॉट जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, एल नॉट नीचे की तरफ गया। तो अगर यहां पे आपने उसको जब रिलीज किया है, तो इसका मतलब यहां पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 0 थी, बोलिए, 0 थी। अब क्या हुआ? आपको ये एल नॉट निकालना है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, फोर्स से भी निकाल सकते हैं। फोर्सेस से मैं आपको दोनों से करके दिखा रहा हूं, दोनों से आपको सेम आंसर आएगा तो मैं पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर रहा हूं। तो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी हुई वो जीरो, सारी हाइट इधर से मान रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? वो भी 0 हो गई, ठीक है। यहां पे स्प्रिंग को छोड़ा तो व्हाट इज द स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग? वो भी 0 हो गई, द नेट एनर्जी इज 0। तो इस पॉइंट से अगर आप यहां पर आए, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0 हो गई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? तो एल नॉट की लेंथ नीचे की तरफ आई है ना, तो माइनस एम जी एल नॉट, और स्प्रिंग में भी एक एक्सपांशन आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितना हो गया? हाफ के एल नॉट स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो एम जी एल नॉट प्लस 1/2 के एल नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। तो यहां से इस इक्वेशन को इधर लिख देता हूं मैं, माइनस एम जी एल नॉट प्लस हाफ के एल नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हाफ के एल नॉट स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? एम जी एल नॉट हुआ, एल नॉट से एल नॉट कट गया, तो क्या हुआ? एल नॉट इक्वल टू कितना हुआ? ट्वाइस एम जी बाई के हुआ क्या? तो ये वो एक्सपांशन हो गया जो स्प्रिंग में मैक्सिमम आएगा। तो यही पूछा था क्या? द मैक्सिमम एक्सपांशन इन द स्प्रिंग इज ट्वाइस एम जी बाई के। अगर आप वेट फोर्स मेथड से लगा के तो सोचोगे कि यहां पर आके वो रुक जाएगा, नहीं, यहां तक आते आते उसने वेलोसिटी वी गेन कर ली, वेलोसिटी वी गेन कर ली, तो यहां पर आते आते उसमें आपका एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जिस काइनेटिक एनर्जी से वो नीचे की तरफ जाएगा। फिर क्या हो रहा है? यहां से यहां तक ब्लॉक एक्सीलरेट हो रहा है, फिर उसके बाद वो रिटार्डेशन में आएगा, फिर यहां पर कहीं पे जाके रुकेगा। क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? संजना, हाँ, ट्वाइस एम जी बाई के। आंसर कौन सा आ रहा है? वहां पे है क्या? अरे कैसे असाइनमेंट पकड़ रखा है मैंने, कहां पर है यार? कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा था? 70 कहां है? 74 ये है। द ऑप्शन इज बी, बी इज द ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है? किसने पूछा था ये? तूने पूछा था क्या? निशान, क्लियर है क्या? ओके।
दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 74। 74 से लेके 80 तक कोई क्वेश्चन पूछना है? 74 से लेके 80 तक कोई क्वेश्चन पूछना है? एनी क्वेश्चन बिटवीन 74 टू 80? 80 डायरेक्ट, ओके ओके, वी आर सॉल्विंग 80, ओके। A rope of length 5 meter is kept on a frictionless surface and a force of 5 Newton is applied on the one end. Find the tension in the rope at 1 meter from the end. Okay, सेम क्वेश्चन है, वो जो ब्लॉक वाला और रोप वाला किया था ना, वो वाला है वैसा। ठीक है, रोप है 1 मीटर की लेंथ है उसकी, ठीक है। A rope of length 5 meter is kept on a frictional surface 5 meter. It is applied 5 Newton का फोर्स 1 मीटर 1 एंड पे लग रहा है। फाइंड द टेंशन इन द रोप। ओके, उसने रोप का मास नहीं दे रखा है, तो लेट्स कंसीडर मास ऑफ द रोप इज m। लेट्स कंसीडर द मास ऑफ द रोप इज m। तो यहां पे उसने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन? ए इक्वल टू हो जाएगा F बाई 5 बाई मास m, 5 बाई मास m। तो क्या कह रहा है, कहां पे आपको निकालना है? फाइंड द टेंशन इन द रोप 1 एंड फ्रॉम द एंड, 1 मीटर फ्रॉम 1 मीटर फ्रॉम द एंड। तो यहां से 1 मीटर आ गया, ये 1 मीटर आ गया। द लेंथ ऑफ द रोप इज व्हाट? 5 मीटर, 5 मीटर की रोप है ना, ठीक है। तो 1 मीटर यहां पे कितना हो जाएगा? m बाई 5 हो जाएगा क्या, मास, ठीक है। तो अब मैं यहां पे m बाई 5 वाले पार्ट को ही कंसीडर करूंगा। तो m बाई 5 वाले मास पे, m बाई 5 वाले मास पे एक फोर्स F0 लग रहा होगा, वही इस पॉइंट पे टेंशन होगा, और वो फोर्स F0 की वजह से वो उसमें एक एक्सीलरेशन कितना होगा? 5 बाई m का एक एक्सीलरेशन होगा। फोर्स F0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? F0 इक्वल टू हो जाएगा m कितना हो जाएगा? m कितना हो जाएगा? m बाई 5 इंटू A0। वॉट इज A0? 5 बाई m, कट गया यहां से 5 5 कट गया, mm कट गया, तो F0 इक्वल टू 1 न्यूटन। तो यहां पर जो टेंशन होगा ना रोप में, वो 1 न्यूटन का होगा। इसमें क्या था यार, क्यों नहीं हुआ ये तुम लोग से? क्या कर रहे हो, सोते होते हो क्या? सोते होते क्वेश्चन करते हो क्या? क्या था इसमें, समझ में क्या नहीं आ रहा था? उसका मास m कंसीडर करके सॉल्व करना था। अगर यार, अगर तेरे को मास नहीं दे रखा तो तुम, अगर मान लो क्वेश्चन में कोई चीज वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो तुम अपने साइड से उसको मान के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और फिर लास्ट में वो वैल्यू कट जाएगी। देखो कट गई ना mm। समझ में आया? संजना, संजना समझ में आया? ओके, 80 के आगे 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 85 से पहले कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 91। ध्रुव, एक मिनट ध्रुव, 85 का डाउट आया है, उसके बाद करते हैं। 85 पे डाउट आया है आपका? ओके सीजल, 85 सीजल ने भी पूछा 85। One and out massless rope which passes over a massless and frictionless pulley P is tied to a hook C। यार वो हुक पे बंदर नहीं, यहाँ पे बंदर लटक गया है क्या, कि कुछ गिर गया है? बंदर है क्या? मुझे लगा कि शायद कोई मच्छर वच्छर मर गया है। ठीक है। मैक्सिमम टेंशन दैट द रोप कैन bear is 360 Newton. With what value of minimum safe acceleration can a monkey of 60 kg move down on the rope? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पुली बना लो, ये पुली का ही पूरा काम है। यहाँ पे मंकी लगा दिया, और ये इस तरह से कुछ इस तरह से वो लगा हुआ है,
ग्राउंड पे, और यहां से इस तरह से वो एक कील पे लगी हुई है। ओके, एंगल वेंगल दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। कह रहा है कि वो रोप जो मैक्सिमम टेंशन झेल सकती है वो है 360 का, 360 का झेल सकती है, और वहां पे वो मंकी लटका हुआ है। मंकी का वेट कितना दे रखा है? वेट दे रखा है या मास दे रखा है? मास है, 60 केजी मास है मंकी का। तो मंकी का मास जो है वो 60 केजी का है, तो वेट कितना हो गया? 600 हो गया क्या? तो मंकी केवल लटकेगा भी तो वो टूट जाएगी। मंकी केवल वहां पे लटका भी रहेगा तब भी वो 600 इज ग्रेटर देन 360, तो वो टूट जाएगी। ठीक है, ठीक है। मैं यहां पे टेंशन टी देख रहा हूं कि भाई टेंशन टी ऊपर की तरफ मैक्सिमम लग रहा है 360 का। ठीक है, तो मंकी 360 का इस टाइम लग रहा है, तो मंकी उस टाइम एक एक्सीलरेशन ये से जा रहा होगा नीचे। ठीक है, तो अब रोप और हैंड को देखिए आप। ठीक है, अब ये मान लो उसका हाथ है मंकी का जिससे उसने ग्रैब कर रखा है, तो अगर स्टिंग में टेंशन टी होगा तो मंकी पे भी जो टेंशन टी लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और वही मंकी उस रोप पे टेंशन टी नीचे की तरफ लगाएगा फ्रॉम द एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आप मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो उस टाइम क्या हो जाएगा? टेंशन टी अपवर्ड, एमजी डाउनवर्ड, एमजी डाउनवर्ड। ठीक है, और उसका रिजल्टेंट एक एक्सीलरेशन ए नीचे आ रहा है, तो एमजी कितना हो गया? 600 हो गया ना, और टेंशन टी कितना हो गया? 360 हो गया। तो 600 माइनस 360, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मंकी। बोलिए, वो उसको उस 60 केजी के मंकी को एक एक्सीलरेशन ए दे रहा होगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 240 हुआ क्या बाई 60 एक्सीलरेशन ए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो रोप टूटे ना, इसलिए मंकी उस पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा होगा। आंसर चेक कीजिए, सी इज द ऑप्शन। समझ में आया बेटा? उसका वेट स्ट्रिंग जो झेल सकती है उससे भी ज्यादा है। अगर वो केवल वहां पे लटका रहेगा तब भी वो स्ट्रिंग टूट जाएगी, तो क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। अगर वो ऊपर की तरफ चलेगा तो क्या होगा? फिर टेंशन क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स मंकी पे ऊपर की तरफ लगेगा जो कि एमजी से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऊपर तो वो चढ़ ही नहीं सकता, क्यों? जैसे ही चढ़ेगा वैसे पट्टे से टूट जाएगी रोप। ठीक है, इवन वो हैंग भी रहेगा, मूव भी नहीं करेगा, तब भी रोप टूट जाएगी। तो क्या होगा उसे? अगर वो रोप टूटे ना तो इसका मतलब वो 4 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 85 था, 90, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्व करना है हमें। 90, वेयर इज द 90? इस तरह से दे रखा है, ए सिस्टम कंसिडर 3 masses m1 m2 m3 connected by a string passes over the pulley. The mass m1 hangs freely and m2 m3 are on the rough horizontal table. The coefficient of friction is mu. The pulley is frictionless and negligible mass. The downward acceleration of mass m1 is, assume m1 equal to m2 equal to m3 equal to m. तो बोल रहा है कि आपको एज्यूम करना है कि m इक्वल टू हो गया m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, तीनों मास सेम है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन? व्हाट इज द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन? ओके,
डाउनवर्ड एक्सीलरेशन इसका जितना होगा उतना ही इसका एक्सीलरेशन इस साइड होगा और उतना ही इसका एक्सीलरेशन इस साइड होगा। ठीक है, ठीक है। यहां पे स्ट्रिंग में टेंशन मान लेता हूं मैं टी, यहां पे टेंशन हो जाता है टी और यहां पे टेंशन T1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक ब्लॉक आ चुका है, T1 ब्लॉक आ चुका है। ठीक है, आप इसको क्या हुआ, ये T1 इन दोनों ब्लॉक का इंटरनल फोर्स है, तो आप इसको एक कंबाइंड ब्लॉक मान सकते हो, इनको एक कंबाइंड ब्लॉक मान सकते हो। तो टोटल क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया? टोटल क्वेश्चन रिड्यूस हो गया ट्वाइस एम का एक ब्लॉक है और यहां पे एम का एक ब्लॉक है। ये एक्सीलरेशन ए से इस साइड जा रहा है, ये एक्सीलरेशन ए से इस साइड जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फ्रैक्शन है, इस सरफेस पे फ्रैक्शन है, इस सरफेस पे फ्रैक्शन है। ठीक है, ठीक है। कितने का फ्रैक्शन है? म्यू का फ्रैक्शन है। ओके, तो यहां पर देखिए, इसका मैं एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। एम जी डाउनवर्ड, टेंशन टी अपवर्ड। ठीक है, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई। इक्वेशन नंबर 2 इस पे आएगा, इसका ट्वाइस एम जी डाउनवर्ड, नॉर्मलाइजेशन एंड अपवर्ड और टेंशन टी इस साइड और फ्रैक्शन हो जाएगा ट्वाइस एम जी, ट्वाइस म्यू एम जी, ट्वाइस म्यू एम जी का फोर्स किस साइड लग रहा है? इधर लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी इस साइड, ट्वाइस म्यू एम जी इस साइड, तो कितना हो जाएगा? टी माइनस ट्वाइस म्यू एम जी इक्वल टू ट्वाइस एम ए। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा? यहां पे एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए एंड टी माइनस ट्वाइस म्यू एम जी इक्वल टू ट्वाइस एम ए। जी लिख दिया यार, ये ए है। ठीक है, ऐड करोगे टेंशन टेंशन टी कट जाएगा, एम जी कॉमन ले लिया, 1 माइनस ट्वाइस म्यू इक्वल टू 3 एम ए। तो व्हाट इज द ए इक्वल टू हो जाएगा आपका जी बाई 3 इंटू 1 माइनस ट्वाइस म्यू। ऑप्शन देखो वहां पे कौन सा है? A is the option. A is the option. Matching A. Go to question number 90. 91 पूछा था क्या किसी ने अभी? 91 पूछा था ना किसी ने अभी? Okay, Dhruv. Okay, okay. Got it. Question number 91. A block weight W is held against a vertical wall as a pair as apply a force F. The minimum value of F need to be hold the block is. सुनो, अगर आप वॉल के अगेंस्ट में ऐसे ब्लॉक को पकड़ के रखे हुए हो, ठीक है, ये वॉल हो गई। ठीक है, ये वॉल हो गई और ये ब्लॉक हो गया और ये फोर्स है आपने अप्लाई कर रखा है। ठीक है, कह रहा है कि उस ब्लॉक को आपको स्टेशनरी रखना है, स्टेशनरी रखना है। तो अगर आप इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एम जी डाउनवर्ड, फोर्स एफ इस साइड, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एंड इन साइड, तो यहां से ग्राउंड, यहां से सरफेस से जो नॉर्मलाइजेशन लग रहा है इस साइड हो गया। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वर्टिकल में एम जी है ना, वो उसको नीचे लाएगा, तो उसको रोकने के लिए वर्टिकल कोई फोर्स होना चाहिए था, तो यहां पे तो वर्टिकल कोई फोर्स है नहीं। ठीक है, अब अगर वर्टिकल फोर्स कैसे आता? अगर यहां से फ्रैक्शन फोर्स लगता है, यहां पे उसने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू दे रखा होता, तो ठीक है, तो म्यू इंटू एन का जो फोर्स होता, म्यू इंटू एन का फोर्स हो रहा होता, वो डब्ल्यू को रोकता। ठीक है, और एन किस साइड है? अब हॉरिजॉन्टल में है ना, तो एफ इक्वल टू एन हो जाता, जितना फोर्स इस साइड लग रहा है नॉर्मलाइजेशन उतना लग रहा है, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बाई म्यू। ठीक है, अब इतना मिनिमम फोर्स होता तो उस ब्लॉक को रोक लेता। अब उसने वहां पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 91 में? कहां गया है? ए ब्लॉक ऑफ व्हाट डब्ल्यू है कैन द वर्टिकल वॉल अप्लाई हॉरिजॉन्टल लोड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ नीडेड। अब देखो,
म्यू की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से लेके 1 तक हो सकती है, 0 से लेके 1 तक हो सकती है। तो ऑफकोर्स जो फोर्स लगेगा एफ डब्ल्यू बाई म्यू लग रहा है। अब म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू की वैल्यू आ जाती है आपका 0 से लेके 1 तक के बीच में हो सकती है। 0 कब होगा? जब वो परफेक्टली स्मूथ होगा। क्या हो गया बेटा विनीत, खांसी आ रही है तुमको? हेलो विनीत, मैंने उसे तो किसको आ रही खांसी? गर्म पानी पियो नींबू डाल के, ठीक है ना? अगले 6 महीने तक गर्म पानी पीना है नींबू डाल के, ठीक है? चलो चलो इधर आओ, ठीक है? तो म्यू की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है। 0 कब होती है? जब वो परफेक्टली स्मूथ होता है। अगर वो सरफेस परफेक्टली स्मूथ है तो डजंट मैटर आप कितना फोर्स लगा दें, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, तो उस केस में आप रोक नहीं सकते, ठीक है? लेकिन अगर हम नॉर्मल जनरल सरफेस की बात करें तो उसकी वैल्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो ऑफकोर्स उस केस में जो फोर्स होगा वो W से ज्यादा होगा, ठीक है? डाटा इनसफिशिएंट, ऑफकोर्स हम ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि म्यू को बारे में वहां पे कुछ भी नहीं दिया गया। नहीं, वर्टिकल तो वर्टिकल में मोशन नहीं होगा ना, इस डायरेक्शन में तो हो ही सकता है भाई, उसको तो वेट नीचे ला रहा है ना। सुनो, एक्चुअली में वर्टिकल फोर्स जो जनरेट किसकी वजह से हो रहा है? जो तुम फोर्स एफ लगा रहे हो, जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उसकी वजह से वो वर्टिकल फोर्स जनरेट हो रहा है जो डब्ल्यू को बैलेंस करेगा, ठीक है? अगर फोर्स तुम कितना भी लगा दो और नॉर्मली कितना भी जनरेट हो जाए, लेकिन अगर सरफेस ही स्मूथ है वो, तो डजंट मैटर। यहां से इक्वेशन से देखो ना, म्यू अगर 0 रख दोगे तो फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट फोर्स लगाओगे दीवार सब टूट जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो यहां पे क्वेश्चन में द राइट आंसर इज द डाटा इनसफिशिएंट, उसको म्यू की वैल्यू बोलनी चाहिए थी, लेकिन जनरली म्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। और डिनोमिनेटर में अगर आप 0 से 1 की कोई वैल्यू ले रहे हैं तो ऑफकोर्स जो वैल्यू आएगी एफ वो डब्ल्यू से तो ज्यादा होगी है। तो लेस देन डब्ल्यू, इक्वल टू डब्ल्यू, ग्रेटर देन डब्ल्यू। अब ग्रेटर देन डब्ल्यू एंड डी डाटा इनसफिशिएंट में अगर ऑप्शन देख रहा है, तो अगर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं तो किसी भी सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है वो 0 से 1 की वैल्यू होती है, ठीक है? तो यहां सी और डी दोनों ही सही आप टिक कर सकते हो। म्यू के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है, ओके? तो मैं होता तो मैं सी क्लिक करता, डी भी कर सकता था। आंसर देख लेते हैं पीछे, कौन सा क्वेश्चन है? 91 इज द सी, ठीक है? 91 इज द सी, ठीक है? क्यों मैं इस तरह से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि म्यू की वैल्यू जो थ्योरी में हमने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो म्यू की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में आती है किसी भी सरफेस में, इसलिए ऑफकोर्स एफ को आपका डब्ल्यू से ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है? डाटा इनसफिशिएंट ऐसा है ना, क्योंकि हम लोग जैसे सी आंसर में टॉलरेंस है। अब पता नहीं आप इस चीज को फील कर पा रहे हो नहीं, लेकिन डाटा इनसफिशिएंट एक रिजिड पॉइंट है कि डाटा ही नहीं दिया तुमने, हम सॉल्व नहीं करेंगे। नहीं, अगर आप थोड़ा सा अपने बैक नॉलेज में ज्यादा जाए, क्वेश्चन से थोड़ा हटके, तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई म्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो हाँ, 0 से 1 के बीच में होती है, तो उसके लिए सी वाला पॉइंट एकदम परफेक्टली सही है। हाँ, स्मूथ सरफेस में तो फिर खत्म ही था। स्मूथ सरफेस में भी आप फिर कह रहे हैं मतलब डी आंसर नहीं लगाते, स्मूथ सरफेस लगा कि एफ ऐसा कोई फोर्स ही पॉसिबल नहीं है कि जो उसको होल्ड कर सके, तो सी इज द राइट आंसर। ध्रुव समझ में आया क्या? ध्रुव समझ में आया? ध्रुव भैया, हाँ जी, ओके। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 91। ओके, सेजल ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 97। 91 से लेकर 97 में किसी को कोई दिक्कत? विनीत बेटा लगा नहीं दो, पढ़ाई नहीं कर लो तुम, है ऐसे इंजीनियर बनोगे तुम? पढ़ लो बेटा, नहीं तो इंजीनियर बनने वाले पुल वुल बनाओ, गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, ellipse is moving downward with the acceleration equal to the acceleration due to gravity.
A body of mass m kept on the floor of the lift is pulled horizontally. If the coefficient of friction between the lift and the pulley if the coefficient of floor of the lift is pulled horizontally, if the coefficient of friction is mu, then the frictional resistance offered by the body is zero. Of course zero हो जाएगा. देखो कैसे ये है ना लिफ्ट, ये है लिफ्ट, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये जी के एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है. तो अगर यहां से अंदर बैठ के इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? एक एम जी का फोर्स नीचे लग रहा होगा और एम ए सूडो फोर्स का फोर्स ऊपर लग रहा होगा, एम ए जो कि जी के बराबर है, प्लस नॉर्मलाइजेशन लग रहा होगा. ठीक है, अब इस ब्लॉक को, इस पर्सन को, ये ब्लॉक रेस्ट पे दिख रहा होगा, तो क्या हो गया? एम जी प्लस एन इक्वल टू एम जी. तो एम जी कट गया, नॉर्मलाइजेशन इक्वल टू कितना हो गया? जीरो. तो द नॉर्मलाइजेशन एन इज जीरो. जब नॉर्मलाइजेशन एन जीरो हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होता है म्यू इनटू एन. ठीक है, तो द हॉरिजॉन्टल द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक इज जीरो. ठीक है, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई बाय द ऑफर्ड बाय द ग्राउंड इज जीरो. तो कौन सा ऑप्शन हो गया 97 में? डी इज द ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन. नहीं, आगे बताइए. गौरी बेटा, फोन रख के आप चली गई हो, आपका कैमरा ऑन हो गया है, आप दिख नहीं रही हो. एक मिनट दीजिएगा. एक मिनट दीजिएगा बेटा. ओके, that was the question number. That was the question number 97. Question number 115. हाँ? Question number 100. The maximum speed that can be achieved without skidding by a car on the circular unbraked road of radius r. The coefficient of the static friction is mu. अरे ये tan थीटा इक्वल टू कितना होता है? tan थीटा इक्वल टू, सुनो हटाओ, ये रेडियस आर है ना, रेडियस आर है. तो अगर कार इस तरह से, मैं कार के पीछे से देख रहा हूं, कार की हेडलाइट देख रहा हूं, तो एमजी डाउनवर्ड लग रहा होगा, नॉर्मलाइजेशन एंड अपवर्ड लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा होगा, और वो कहां से मिल रहा होगा? वो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन से मिल रहा होगा. ठीक है, व्हाट इज द म्यू इंटू एन? तो म्यू इंटू एम जी इक्वल टू व्हाट? एम वी स्क्वायर बाई आर. तो एम से एम कट गया, तो वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट म्यू आर जी. ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स इज पॉसिबल इज व्हाट? अंडर रूट म्यू आर जी. अंडर रूट म्यू आर जी. ठीक है, डी इज द ऑप्शन. आगे
आगे 117, तो 117 के पहले है क्वेश्चन नंबर 115। 115 संजना ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्वेश्चन नंबर। अरे यार 115 है ही नहीं, दिख रहा, दिख ही नहीं रहा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर कौन सा था ये? 65 था क्या? पेज नंबर 65। 65 115 115। The coefficient of friction between the body and the surface of a inclined plane is 45 is 0.4। तो inclined plane दे रखा है 45 का, inclined plane 45 डिग्री का दे रखा है, यहाँ पे मास दे रखा है। The friction coefficient mu is given to what? 0.5 is G equal to दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The acceleration of the block downward in meter per second square is what? तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, mg डाउनवर्ड लगेगा क्या? mg डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। अब mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा, एक इस साइड हो जाएगा। तो अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा क्या? तो कितना हो जाएगा? mg cos 45, और इधर कितना हो जाएगा? mg sin 45। ये रिजॉल्व हो गया। नॉर्मलाइजेशन n इक्वल टू कितना हो जाएगा? नॉर्मलाइजेशन n इक्वल टू हो जाएगा mg cos 45, ठीक है। अब mg sin 45 इस साइड है और फ्रिक्शन फोर्स उधर लग रहा होगा, तो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन हो जाएगा, एंड दैट इक्वल टू म्यू mg cos 45। तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन निकालना है, तो mg sin 45 इधर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स उधर लगेगा, तो mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45 इक्वल टू मास m इंटू एक्सीलरेशन ये हो जाएगा। m से m कट गया, तो यहां पर हो जाएगा g कॉमन ले लिया, तो साइन 45 माइनस म्यू cos 45 इक्वल टू एक्सीलरेशन a, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ साइन 45 एंड द cos 45 इक्वल टू 1/2। तो अगर इसको भी 1/2 रखोगे, इसको भी 1/2 रखोगे, तो आप कॉमन ले सकते हो, तो g/2 आ गया, 1 माइनस 0.5 इक्वल टू एक्सीलरेशन ए। तो 1 माइनस 0.5 इक्वल टू व्हाट? ये भी अगेन 1/2 हो गया, तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना हो जाएगा? g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब वॉट एवर द वैल्यू, अब 9.8 रख दीजिए, 9.8/4, तो 4 दूनी 8, 8 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2.45। कौन सा देखिए? कितना आंसर आ रहा है यार? ए ऑप्शन आ रहा है क्या?1/√2 तो नहीं आ रहा है यार। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दे रखा है? 105 था नहीं, 0.5। ये 4.9/2 आ रहा है यार, 4.9/2 आ रहा है ना। डी ऑप्शन होगा, वहां पे बाई 2 लिखा होगा। अरे ये कितना हुआ? ये 1 माइनस, अरे रे 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 रे, दैट इज नॉट 1/2, दैट इज अ 1/√2 है ना। सॉरी, ये 1/√2 है ना। साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो यहां से आंसर कितना आएगा? आंसर एक्चुअली में ऐसे आएगा, g/2√2, तो ये हो जाएगा 4.9/√2। आंसर इज ए, आंसर इज ए।
हाँ 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 हाँ, थैंक यू थैंक यू, मैंने पढ़ा नहीं अभी, हाँ ठीक है। दैट इज 115, उसके आगे कौन सा है? 117। 117, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 11, थमा थमा भाऊ थमा, थमा थमा, क्वेश्चन नंबर 117। 117 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 117 इक्वल टू कुछ नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन है ए सिलेंडर रोल, a cylinder roll up on an inclined plane, reaches some height and then roll down without slipping through the, विदाउट स्लीपिंग का मतलब क्या हुआ ना कि वहां पे अगर स्लीपिंग हो रही होगी तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। तो स्लीपिंग का मतलब अगर हो रहा है तो वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी पॉसिबल है, इसलिए वो विदाउट स्लीपिंग वर्ड का यूज करेंगे। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शनली और कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में, ठीक है। A cylinder rolls up on an incline, reaches some height and then roll down without slipping towards there throughout the motion. Throughout the motion, the direction of the friction force acting on the cylinder are. Okay. mg डाउनवर्ड आ रहा है क्या? अगर इसको रिलीज किया करोगे, इसको तुम रिलीज करोगे तो क्या होगा? ये तेजी से, अभी यहां पे क्या, अभी जब इसको छोड़ा है तुमने तो ओमेगा जीरो था क्या? ओमेगा जीरो था। अब यहां पर जब आ गया होगा तो इसकी सेंटर की स्पीड तो बढ़ी गई होगी, ओमेगा भी बहुत ज्यादा हो गया होगा, ओमेगा भी बहुत बढ़ गया होगा, ठीक है। ओमेगा यहां पे कितना था? ओमेगा यहां पे तो जीरो था, ठीक है। अब ये इस तरह से रोल कर रहा है तो ओमेगा बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। अब ये स्लिप नहीं कर रहा है, यहां पे कहां पे स्लिप नहीं कर रहा है? यहां पर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर यहां पे ओमेगा जीरो था और यहां पे ओमेगा बहुत बढ़ गया था तो इसका रोटेशन के डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा ना, फ्रिक्शन फोर्स, तभी तो उसने ओमेगा को बढ़ाया होगा, ओमेगा को बढ़ाया होगा। तो इसमें जब ब्लॉक नीचे की तरफ, ये सिलेंडर नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, समझे क्या? ठीक है, इसको अभी एज इट इज समझ लो। यहां पे ये समझ में आया, ये ओमेगा जीरो था और यहां पे ओमेगा, तो अगर इस सिलेंडर, इस केवल सिलेंडर को देख रहे हो यहां पे, तो अगर इसका ओमेगा बढ़ रहा है तो अब इस डायरेक्शन में ओमेगा बढ़ रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। तो कांटेक्ट कहां है? सरफेस में, सरफेस पे यहां पे कांटेक्ट है तो ऑफकोर्स यहां पे क्या हुआ? टॉर्क इस साइड में होगा। इंक्लाइन में कर दोगे उसको तो, इंक्लाइन में कर दिया तो क्या हुआ? टॉर्क का डायरेक्शन इधर होगा। जब टॉर्क का डायरेक्शन होगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी उधर होगा। अब टॉर्क को कौन लगा रहा होगा? केवल एक ही पॉसिबल फोर्स है, फ्रिक्शन। तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इसमें ऊपर की तरफ होगा। इसको अभी एज इट इज समझ लो, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे रोटेशन में। ओके, आप ऑप्शन देख लो कौन सा सही है उसमें। कौन सा? अच्छा, असेंडिंग, तो डिसेंडिंग में तो ऊपर की तरफ है। असेंडिंग में क्या कर रहा है वो? ऊपर लेके जा रहा है ना उसको। ऊपर जब लेके जा रहा है तो, ऊपर जब लेके जा रहा है तो क्या हुआ? ऐसे रोल होता हुआ आएगा ना ऊपर, तो ओमेगा इक्वल टू जीरो से आया, यहां पे ओमेगा कुछ आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ये वाला पार्ट हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसमें, रोटेशन में। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी, डी, डी बोला है। अप द इंक्लाइन वाइल असेंडिंग, नहीं नहीं, रोज, अच्छा रोज अप कर रहा है, सुनो 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 सुनो, रोज अप कर रहा है। ये दोनों मैंने क्या बताया तुम्हें कि इसको लेके जा रहा है ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या हुआ, यहां पे उसको एक ओमेगा दे दिया गया है और उससे वो रोल होता हुआ ऊपर जा रहा है।
तो जब रोल होता हुआ ऊपर जा रहा है तो इस सरफेस को देखो ना, इसका ये 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, तो अभी क्या हुआ, ये 0.1 हो गया और ये हो गया 0.2, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, ये इस तरह से मूव कर रहा है ना उसकी सरफेस पे, तो जब ये वाला पार्ट इस पे इस तरह से मूव करेगा तो ये वाला ग्राउंड उस पे सरफेस फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा ना। इन द बोथ केस द फ्रिक्शन इज अपवर्ड। अब मैंने क्या समझा, मैंने कहा कि उसको ऊपर लेके जा रहा, नहीं, उसको यहां पे रोल करके छोड़ दिया गया। जब रोल करके छोड़ दिया गया तो ये क्या हुआ, ऊपर के ऐसे तो रोल होते हुए यहां पे आके कहीं रुक गया, ठीक है। इन द बोथ केस इज अपवर्ड, डी इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118 हो गया। क्वेश्चन नंबर 118 सेजल बताना है, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 118। One, given in the figure, two blocks A and B are weight 20 and 100 Newton respectively. They are being pressed against a wall of by a force F as shown in the as shown. If the friction coefficient between the block is 0.1 and between the block B and the wall is 0.15, the friction force applied by the wall on the block B is स्टेशनरी है क्या, ये रुके हुए हैं क्या? 20 and 100 Newton respectively. They are being pressed against the wall by a friction force F as shown. The coefficient of friction between the block is 0.1 and the 0.15 frictional force applied by the wall on the block. Okay. ये B है और ये A है, ये कांटेक्ट में है, लेकिन मैं उसको लिखता हूं इस तरह से है, ठीक है, ठीक है। यहां से फोर्स F तक, यहां से फोर्स F लगा रखा है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मास कितना है, 20 न्यूटन का मास है ना इसका, और ये कितना है 100 न्यूटन का, ओके। 100 न्यूटन का, तो अभी 20 न्यूटन पे देखिए, 20 न्यूटन में क्या हुआ, ये फोर्स F लग रहा है, इधर से नॉर्मल एक्शन N लग रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F इक्वल टू N हो गया क्या, तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, F इक्वल टू N, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स इस साइड भी लग रहा है और वही फोर्स इस साइड से भी लग रहा है, ठीक है। तो जो फोर्स आपने F लगाया वो इस साइड लग रहा होगा, और इस ब्लॉक पे ये ब्लॉक बी हो गया, ये ब्लॉक ए हो गया, तो ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो कितना हो गया, 100 न्यूटन डाउनवर्ड, फोर्स F इस साइड और म्यू इंटू F ऊपर की तरफ। व्हाट इज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, 0.15, 0.15, ठीक है। तो F इक्वल टू हो गया आपका 100 बाई 0.15, ये कितना हो गया, 0 हो गया, तो 1000 बाई 15, ठीक है। तो ये फोर्स कितना आ रहा है देखिए जरा, अरे रुकिए 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 रुकिए, यहां पे दो फ्रिक्शन फोर्स है, देखिए कैसे, हाँ ए और बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर कितने का लगा, म्यू इंटू एफ का लगा, म्यू 1 इंटू एफ का लगा, और इधर कितना, इधर कितने की तरफ लगा, इधर भी कितने का लगा, ऊपर की तरफ लगा, कितने का, 0.1 इंटू एफ, ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा होगा ना, ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, करेगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, यहां से फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा और यहां से फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा, तो 0.1 इंटू एफ प्लस 0.2, 0.1 इंटू एफ प्लस
0.2 इंटू एफ 0.15 इंटू एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। नहीं नहीं रुकिए कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट दीजिए 1 मिनट दीजिए। 25 24 100 तो फोर्थ एफ नहीं बताया क्या उसने? The friction force applied by the wall on the block B is रुकिए 1 मिनट 1 मिनट रुकिए। ये कितने का है 20 न्यूटन का ना, और ये 100 न्यूटन का वेट है। एक मिनट दीजिए मुझे। नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर लगेगा। ऑप्शन आंसर देखो क्या है, ए है क्या? सी। The friction was applied by the wall on the block is रुकिए 0.1 इंटू एफ एफ इक्वल टू
20, एफ इक्वल टू कितना हो गया 200, 200 एफ इक्वल टू हो जाएगा 20। एक मिनट दीजिए मुझे जरा। टू हंड्रेड इंटू 0.15, दो हजार। वन वन एट मैं कल बताता हूँ आपको, है 118 कल बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं कल बताता हूँ, ठीक है। चलिए अभी 6:30 से क्लास है आपकी, इस वाले क्वेश्चन को मैं कल डिस्कस करता हूँ, अभी नहीं हो रहा, फोर स्टेप की वैल्यू नहीं सॉल्व हो पा रही है, या अभी शाम को बता दूंगा, ओके। चलिए बाय। हेलो, 6:30 पे क्लास है बेटा, सेकेंड।